गाल बजा बजा करके तारीफ़ें कौन बटोर रहा है? सत्ता पक्ष के लोग। तो ऐसे में सबसे पहले जब हमारे सामने इलाहाबाद कांड है, हमारे सामने कानपुर का कांड है, तो सबसे पहले प्रदेश सरकार को दोबारा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वो अपनी तारीफ़ों का पुल बांध रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर इन दोनों घटनाओं के बाद इस प्रदेश की जनता में इतना डर व्याप्त है कि अब उनको दोबारा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि 72 घंटे में भी इतने जघन अपराध के बाद भी लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, सिराथू की जनता ने मुझे नेतृत्व दिया है वहाँ मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, तो उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं पिछले विधायक से या पिछले जनप्रतिनिधियों से, वह कहीं ना कहीं पूर्ण ना हो पाई। और ऐसे में अगर उन्होंने मुझे प्रतिनिधि दिया है तो प्रतिनिधि इस नाते दिया है कि वहाँ सिराथू में वो हो जो आज तक ना हुआ। मैंने वहाँ की जनता से वादा किया है कि उनकी सिक्योरिटी और उनके जानो माल की जो एक सुरक्षा की गारंटी है वो मैं देती हूँ, और उनकी शिक्षा के साथ, उनकी रोज़ी रोटी के साथ मजाक नहीं होगा, ये गारंटी मैं सिराथू की जनता को देती हूँ। पहला सवाल मेरा बजट को लेकर ही है। भारी भरकम बजट बताया जा रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बजट जो है ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीति या अर्थव्यवस्था को लेकर के नहीं है, बल्कि ये सरकार के जो बड़बोलेपन का एक नमूना है और उसी का एक पुलिंदा है। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के। योगी आदित्यनाथ खुद बार बार बखान करते रहे, चाहे वो बुलडोजर की बात हो कि कानून व्यवस्था सटीक हो या गुंडे प्रदेश छोड़ गए, लेकिन आप ये जिले में प्रयागराज में ऐसी घटना, तो क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के अपने गाल बजा बजा करके तारीफ़ें कौन बटोर रहा है? सत्ता पक्ष के लोग। तो ऐसे में सबसे पहले जब हमारे सामने इलाहाबाद कांड है, हमारे सामने कानपुर का कांड है, तो सबसे पहले प्रदेश सरकार को दोबारा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वो अपनी तारीफ़ों का पुल बांध रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर इन दोनों घटनाओं के बाद इस प्रदेश की जनता में इतना डर व्याप्त है कि अब उनको दोबारा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि 72 घंटे में भी इतने जघन अपराध के बाद भी लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। विधानसभा में भी पूरा हंगामा हुआ, खुद मुख्यमंत्री ने इसके बारे में चर्चा भी की, लेकिन ये उनका साफ कहना था कि ये सारे गुंडे सपा पोषित हैं। ये तो बात टालने वाली बात हो गई। यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि समाजवादी पार्टी है कि बसपा है कि कोई और पार्टी है। यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जनता की होती है, सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और इतने जघन अपराध होने के 72 घंटे बाद भी अगर अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं तो जवाब सरकार ही देगी। और ऐसे में हमारा सवाल जो है सरकार से है कि आप अपराधियों को पकड़िए, चाहे वो कोई भी हो, और जैसा कि आपने कहा है कि उनको ज़मीन जब्त कर देंगे तो वो करने का काम करिए। एक सवाल बार बार रामचरितमानस को लेकर आया है, कुछ लोग समर्थन में हैं, आप ही की पार्टी में भी दो फाड़ हुए, कुछ लोग उसका विरोध भी करें, कुछ समर्थन में भी है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं शब्दों के जोड़ने से या शब्दों के हटाने से इत्तेफाक नहीं रखती। मेरा इत्तेफाक इस बात से है कि जिस शब्द की जो संकीर्ण सोच हम लोगों के दिमाग में है, उस शब्द से जुड़ी वो संकीर्ण सोच हमारे दिमाग और आत्मा से हटनी चाहिए। एक पिछड़े की बात आती रही है, पिछड़े नेता के तौर पे केशव जी पर भी सवाल उठते हैं, अखिलेश भी बार बार सवाल उठाते रहे। पहले 5 साल वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, अब आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सिराथू का, तो पिछले 5 साल में क्या कुछ नहीं हो पाया जो आपने अब देखा है कि जो हो जाना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया? वैसे कोई 1-2 काम ऐसे हैं जो नहीं हुए अभी तक? देखिए, सिराथू की जनता ने मुझे नेतृत्व दिया है वहाँ मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, तो उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं पिछले विधायक से या पिछले जनप्रतिनिधियों से, वह कहीं ना कहीं पूर्ण ना हो पाई। और ऐसे में अगर उन्होंने मुझे प्रतिनिधि दिया है तो प्रतिनिधि इस नाते दिया है कि वहाँ सिराथू में वो हो जो आज तक ना हुआ। मैंने वहाँ की जनता से वादा किया है कि उनकी सिक्योरिटी और उनके जानो माल की जो एक सुरक्षा की गारंटी है वो मैं देती हूँ, और उनकी शिक्षा के साथ, उनकी रोज़ी रोटी के साथ मजाक नहीं होगा, ये गारंटी मैं सिराथू की जनता को देती हूँ। जाति जनगणना को लेकर तमाम अभी हाउल्ला हो रहा है। जाति जनगणना जहाँ पे विपक्ष जोर दे रहा है, तो वही सत्ता पक्ष अभी तक कोई हाँ हम इस पर नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जातिवार जनगणना एक बहुत अहम मुद्दा है। जब एक एक की गिनती होगी तभी ये सुनिश्चित होगा कि किस समाज को कितना अधिकार भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि जब तक सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी, वो सुनिश्चित करेंगी कि समाज को उसका हक और अधिकार मिल रहा है कि नहीं। तो केशव जी खुद कह रहे हैं कि तो जातियों में बांटना चाह रहे हैं, ऐसी अनुचित मांग इसीलिए कर रहा है विपक्ष। जातियों में तो हम आज भी बटे हुए हैं, जातियों में तो हम आज भी बटे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश और इस पूरे देश की राजनीति जाति पे टिकी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि जाति से ऊपर उठ करके हमें संख्या पे ध्यान देना है, ताकि हमें सुनिश्चित कर पाएँ कि सदन, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, कमाई, सब जगह एक जाति को उसके अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो जाए और उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित हो जाए।
तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं सरकार, ये तो लोग तो ये कह रहे हैं कि बजट है जो 24 को की नींव रख दिया है, एक रोड मैप तैयार कर दिया है, 24 का लक्ष्य है बीजेपी का है। तो सपा अपने आप को कहाँ देख रही है 24 के नज़रिए? देखिए, हम अपने आप को देखते हैं कि निस्संदेह ये बात कहना गलत तो नहीं होगा कि 2022 में हम सरकार बनाते बनाते रह गए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि हमको 12% वोट ज़्यादा मिला है। इसका मतलब कि पिछली बार से ज़्यादा लोगों ने हम पे अपना विश्वास जताया है। तो उस विश्वास को हमें और गति से आगे बढ़ाना है, लगातार जनहित के मुद्दों को उठाना है सदन से लेकर सड़क तक, और 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ना है। पहले रामपुर में आजम खान जी की सदस्यता, अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की, अब फिर उपचुनाव होंगे। तो कहीं ना कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक दुरुपयोग हो रहा है न्यायपालिका का भी, एक तरीके से हल्के झूठे मुकदमे लगाकर फिर सजा करवाना, ये एक टारगेट किया जा रहा है सपा विधायकों को। देखिए, ये न्यायपालिका के आदेश पारित हो रहे हैं और इस पे मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा। धन्यवाद। ये तो पल्लवी पटेल जी हमारे साथी, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जाति जनगणना ज़रूरत है, कोर्ट के आदेश भी है, ये होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए।